नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके बारे में, साइको एनालिटिक थ्योरी। आइए हम इनके बारे में देखते हैं। ये जो है ये सीडीपी की क्लास है जो हम लोग के चैनल पे लगातार चल रही है। ये यूपी टेट के लिए स्पेशल है, जो कि पीवाई की भी हमारे जो भी चैनल है उस पर पीवाई की भी बहुत सारे चल गए हैं। अब थ्योरी की क्लास है, जो ये थ्योरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसके बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये महान वैज्ञानिक है कि इनके बिना आप यूपी टेस्ट पास कर लेंगे। तो समय दे के 2 मिनट देख लीजिए, अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए। देखिए, इन्होंने सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब देखिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया इसके बारे में इन्होंने क्या बताया। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। एक स्थलाकृति जो अभी ये दिख रही है, एक गत्यात्मक जो आपको नीचे दिखेगी, एक मनोवैज्ञानिक विकास जो और नीचे दिखेगी। सबको मैंने स्लाइड वाइज लगा दिया है कि ताकि चीज़ें आपके लिए आसान लगे। देखिए, पहला है स्थलाकृति संरचना। इन्होंने एक ये जो संरचना आप देख रहे थे ये एक लगभग आइसबर्ग जैसा है। देखिए, जिसमें एक लग रहा है कि पत्थर का टुकड़ा है जो ऊपर थोड़ा सा निकला है, नीचे बहुत ज़्यादा गया है। तो अब देखिए इन्होंने इसके सिद्धांत दिया। इन्होंने इस बना के स्थलाकृति संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बनाए। आप पढ़ रहे हैं यूपी टेट का, कोई भी तैयारी करें, आप पेरेंट्स हैं, कुछ भी हैं, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि कितना बड़ा सोच वाला ये व्यक्ति थे जिन्होंने इतना ही बड़ी कल्पना की। इन्होंने मन को 3 प्रकार बताया। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा बताया कि एक होता है चेतन मन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, मतलब चेतन मन में चेतन मन। दूसरा होता है अर्ध चेतन मन और एक होता है अचेतन मन। ये अर्ध है, अर्ध को आउट लिख दिया है। ये है अचेतन मन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। देखिए इन्होंने बताया कि जो हमारे ऊपर जो दिखता है, जिसमें हम अभी जो सोच रहे हैं, जो जान रहे हैं, डायरेक्ट सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमारा चेतन मन है। तुरंत एक्टिव है, कोई भी सवाल पूछेंगे तुरंत अगर जवाब देता है तो वो चेतन मन है। ठीक, मैं आपको आसान भाषा में समझा। कोई चीज़ आपसे कोई सवाल पूछी जा रही है, जो आप थोड़ा सा सोच रहे हैं, समझ ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, जवाब दे दिए, थोड़ा सा सोचने के बाद, वो होता है अर्ध चेतन मन। वो आपकी चीज़ें अर्ध चेतन मन में चला गया। अब कोई आपसे नाम पूछे तो आप तुरंत बता देंगे, लेकिन कोई रिश्तेदार आपका ज़्यादा दिन बाद दिखा है, आपको कहीं देखा तो लगता है लेकिन नाम नहीं याद रहा है। कोई व्यक्ति होता है देखा लगता है लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो वो चला जाता है अर्ध चेतन में, जिसकी बार बार जरूरत नहीं पड़ती है, उसको याद करके और फिर दिमाग में लाना पड़ता है, तो वो अर्ध चेतन है। जो तुरंत याद आ जाए वो चेतन मन है। एक होता है अचेतन मन, जो आपकी जितनी इच्छाएं हैं, आप एक दिन हजारों लोगों का हो सकता है बाहर रहते हैं तो चेहरा देखते हैं, लेकिन चेहरा किसी का याद रहता है, जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उनका याद रहता है। तो कुछ ये चेतन वाले होते हैं, कुछ अर्धचेतन या अवचेतन वाले होते हैं, जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, कभी याद ही नहीं रहता, वो अचेतन में चले जाते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जिनकी कभी ज़रूरत पड़ने ही नहीं आई। अब इनके अनुसार देखते हैं दिमाग की सक्रिय अवस्था। वही तो बताएं कि जो हमेशा आपका दिमाग काम कर रहा है, जिस चीज़ को आप हमेशा बताते रहें, वो चेतन मन है जो हमेशा सक्रिय है। अवचेतन, कई बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा याद करने पर वह चीज़ हमें फिर से याद आ जाती है, फिर से याद आ जाती है। जैसे परीक्षा में पढ़ा हुआ याद आ जाता है, पढ़ के जाते हैं वहाँ देते हैं, ऐसा थोड़ी है तुरंत वहाँ से पढ़ लिखते रहते हैं। हमने कुछ समय पहले तैयारी की, फिर उसकी परीक्षा देते हैं और हम पास हो जाते हैं। तो यह अर्धचेतन वहाँ पर काम करता है। देखिए, ईर्ष्या, क्रोध, जीवन के बुरे अनुभव, कड़वी यादें, जिन्हें मन में दबा दिया जाता है, वो अचेतन होता है। जैसे मान के चलिए अभी मुझे किसी बात का गुस्सा है, मेरे चेहरे पे गुस्सा आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं एक्टिव हूँ, मेरा ये वाला माइंड भी काम कर रहा है। अभी मैं मान के चलूँ कि आपको लगूँ डांटने, गुस्सा हो जाऊँ, यहाँ रोने पीटने लगूँ, तो ये फिर अचेतन मन हो गया, जिसमें हम इसको दबा दिए हैं, अपनी ईर्ष्या को, जलन को दबा दिए हैं, अपने क्रोध को अपने अंदर दबा दिए हैं। क्रोध वाली चीज़ भी होगी तो हम दिखाएंगे नहीं। जीवन के बुरे अनुभव, कड़वी यादें जो हैं, उनको हम कोशिश करते हैं भूल जाएं। आपके साथ बहुत सारी घटनाएं जीवन में हुई होंगी, लेकिन सबको आपने कहाँ डाल दिया है? ये अचेतन में डाल दिया है। ये अचेतन जो है ये बहुत बड़ा मस्तिष्क का भाग होता है। देखिए, इसी को ये आप सोच रहे होंगे ये क्यों जरूरी है। अब देखिए, इस पे उन्होंने कहा समझाया कि जो ऊपर इतना दिख रहा है, हल्का सा ही दिख रहा है, वो क्या है? वो चेतन मन है, जो बहुत कम काम करता है। बाकी ये जो बीच वाला हिस्सा है वो आपका अचेतन है, जो थोड़ा सा मेहनत करके याद करेंगे तो याद होगा।
लेकिन ये जो ज़्यादा हिस्सा आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, पानी में डूबा हुआ है, वो आपका अचेतन मन है जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। ये आइसबर्ग है जो देखने से ऊपर लगेगा कि थोड़ा सा है, लेकिन टाइटैनिक जैसी अनसिंकेबल जहाज, न डूबने वाली जहाज को भी ये आइसबर्ग डुबा दिया। तो ये ऊपर आइसबर्ग का कम हिस्सा होता है, नीचे ज़्यादा डूबा होता है। तो ये सिगमंड फ्राइड के स्थलाकृति संरचना बताई। चीज़ें आपको मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर समझ में आ चुकी होंगी। मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश किया है। अब आइए आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। उसके बाद इन्होंने गत्यात्मक संरचना दी। गत्यात्मक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। गत्यात्मक संरचना दिया। अब देखिए गत्यात्मक संरचना में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने गत्यात्मक में कहा कि एक होता है हमारे अंदर ईडम, एक होता है अहम ईगो, एक होता है सुपर ईगो यानी परम अहम। ठीक, तीन चीजें बताई। मैं आपको बताता हूँ। जो ईड होता है ये सबके अंदर होता है, सबके अंदर। हमारे अंदर हम ही इंसान है, हमारे अंदर ही शैतान है, हमारे अंदर ही भगवान है। अब उसका हम प्रदर्शन कैसे करते हैं? जैसे मान के चलिए हम कभी कभी, ये हमेशा बदलता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। कभी कभी आप ऐसी हरकत करते हैं जैसे भगवान लायक है। जैसे आपने किसी की मदद कर दी, कोई ऐसा काम कर दिया, कोई ऐसी चीज़ें कर दी जिससे आपको लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि ये भगवान कर सकते हैं। ठीक, कभी कभी आपने इंसानियत दिखा दी, हाँ इंसान बने हैं तो उसके जैसा काम करते हैं तो हाँ इंसान है। कभी कभी क्या होता है कि आप शैतानों वाली काम करते हैं। जैसे आप डेली हजारों लोगों को देखते हैं जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किसी का कुछ करते हैं, रेप करते हैं। तो ये सब घिनौनी जो हरकत है ये इंसान नहीं कर सकता, ये एक शैतान कर सकता है। और हर इंसान के अंदर एक इंसान, एक शैतान, एक भगवान है। अब किस चीज़ का प्रदर्शन आप कर रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। जैसे मान के चलिए यहाँ ईद जो होता है ये जन्मजात होता है, ये मैक्सिमम छोटे बच्चों में होता है, और नहीं तो आप बड़े होने पे आप अगर आप बन जाते हैं शैतान तो होता है। ईद मतलब कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना। छोटा बच्चा है, रो रहा है तो उसको दूध चाहिए ही चाहिए, उसको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, रोने लगेगा, पीटने लगेगा, क्योंकि बाकी चीज़ों का उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ बड़े होने पर आप इन्हीं का चाहेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो आपका ईद, आपका शैतान जाग गया है। जैसे इच्छाओं का स्रोत हाउस, इच्छा चाहिए, अचेतन मन से संबंधित, जैसे आप क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब निकालने हैं तो ये ईद में आता है। मनुष्य के अंदर दानव, ये आपके अंदर दानव है जो आपसे कोई भी चीज़ मान लिया कि करना है तो करना है, तभी तो लोग करते हैं। इतने गंदे गंदे काम, इतने बड़े क्रिमिनल होते हैं क्योंकि उनका ईद उन पे हावी हो जाता है, उनका दानव अंदर का उन पे हावी हो जाता है, इसलिए ये गंदे काम करते हैं। ठीक, अपराध कार्यों से जुड़ा हुआ अपराध करेंगे ये, क्योंकि इनके अंदर, इनके ऊपर शैतान हावी है। इनको कुछ नहीं मतलब है कि कौन क्या है, कौन आदमी है, कौन औरत है, कौन क्या है, कौन मेरा परिवार है, कौन छोटी बच्ची है, ये कुछ नहीं देखेंगे। किससे किसका नुकसान होगा, किसका फायदा, उनको बस अपने फायदे से, जहां आपको अपना फायदा दिखे, सिर्फ अपना फायदा, ये किसी भिखारी से भी रोटी छीन के खा लेंगे क्योंकि इनको अपने पेट भरने से मतलब है। अब देखिए दूसरा आता है ईगो। 1 से 2 वर्ष में ये जन्मजात दिया कि मतलब छोटे बच्चे में होता है, लेकिन होता ये सब में है, इसलिए मैं आपको इसके समझाया हूँ। ये 1 से 2 वर्ष में जो ईगो आता है, ईगो कहता है कि ठीक है इंसान के जैसे है, आपका भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो। चेतन जो मन है इससे संबंधित होता है, वास्तविक सिद्धांत होता है। जैसे मेरे पास 4 रोटी है, सामने वाला भूखा है तो मैं 2 रोटी उसको दूंगा, 2 रोटी मैं लूँगा, मैं खा लूँगा, थोड़ा सा उसका भी पेट भर गया, थोड़ा सा मेरा भी पेट गया, पूरा नहीं भरा, थोड़ा थोड़ा दूना कहोगे। इसमें कि 4 रोटी तुमको नहीं दूंगा, मैं ही खाऊंगा, कौन हो तुम मांगने वाले, और पूरा रोटी मैं खा लूँगा। तो मेरे अंदर ये ईड है। 2-2 रोटी हमने बांट लिया, वो भी थोड़ा सा भूखा था, पेट भर गया, थोड़ा सा मेरा भी पेट भर गया, तो ये अहम है, सुपर ईगो, सबसे अच्छा। 4 रोटी मेरे पास है, मैंने चारों रोटी सामने वाले को दे दिया कि तुम पेट भर के खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। इसमें नुकसान किसका हुआ? मेरा ही हुआ ना। सामने वाले का तो बहुत फायदा करने के चक्कर में मैंने अपना नुकसान कर लिया। तो ये होता है सुपर ईगो। आदर्शवादी, आदर्श की भावना होती है, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव, मनुष्य के अंदर देवदूत, ये देवता है, तभी तो भी अपने भूखे रह गए, सामने वाले के एकदम पेट फूल कर दिए। आदर्शों की अधिकता, बहुत आदर्श होते हैं, समायोजन की जिम्मेदार, ये जिम्मेदार होते हैं, अच्छा करने का हर बार प्रयास करते हैं। अब ठीक, ये चीज़ें आपको तीनों बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, जितना हो सकता था उतना मैंने पोलाइटली सब कुछ उदाहरण दे के समझाया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और वीडियो को देखिए,
फिर आपको समझ में आ रहा है, मैं गारंटी देता हूँ। अब देखिए सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्ति बताई। एक बताई जीवन की मूल प्रवृत्ति जिसको जिजीविषा कहते हैं, इसमें प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, खुशी आती है, इसको इरोज कहते हैं। और इसमें देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, प्रेम, इस उम्र में प्रेम देखिए आ रहा है, सहयोग आ रहा है, सहानुभूति आ रही है, खुशी आ रही है। खुशी नाम की लड़की नहीं आ रही है, ये खुशी जो अंदर है वो खुशी आ रही है। दूसरा जो इन्होंने बताया मूल मृत्यु मूल प्रवृत्ति मुमूर्षा, इन्होंने बताया थानाटोस, थानाटोस ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बुरी आदतें, छी उधर कौन जाएगा, तवा तवा मूड खराब कर दिया, उधर ईर्ष्या, क्रोध, जलन दिखा ना। हम लोग के अंदर हीरोज है, प्रेम करेंगे, सहयोग करेंगे, सहानुभूति करेंगे, अच्छा बनेंगे। आइए आगे जो इनका और है देखते हैं। विशेष शब्दावली इन्होंने दिया, अब इनका खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। इन्होंने दिया कि जो एक स्वमोह होता है, स्वमोह होता है जिसको नार्सिसिज्म कहते हैं, ये स्वमोह अपने आप से प्रेम करना तथा अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को नार्सिसिज्म कहते हैं। मतलब कोई आदमी अपने आप में ही खुश है, मस्त है, किसी और की ज़रूरत नहीं है, सारा दिन खुश है, फ़ोन लेकर पड़ा हुआ है, अपने आप से उसको प्यार है, उसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं। उसको किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में ही एकदम खुश होता है। जो अपने आप से प्यार करे वही नार्सिसिज्म, और सबको करना चाहिए। आप अपने आप से नहीं करेंगे तो दूसरा आपसे क्यों प्यार करेगा। पहले अपने आप से खुद तो करिए, अपने आप को खुद पसंद करिए, फिर आपको दूसरे लोग पसंद करेंगे। ओडिपस ग्रंथि, ये देखिए बड़ा मज़ेदार चीज़ आया, दो इन्होंने ग्रंथि बताई, एक ओडिपस और इलेक्ट्रा, दोनों। चलिए मैं एक स्लाइड पे कर देता हूँ, ओडिपस और इलेक्ट्रा, नहीं तो कहेंगे यहाँ भी भेदभाव हो रहा है, जेंडर बाइस हो रहा है। एक ओडिपस ग्रंथि और एक इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस और इलेक्ट्रा। देखिए एक जो लड़का है जो लड़की है, उन दोनों के अलग अलग ग्रंथि होती है। जो ओडिपस होती है वो लड़कों के अंदर होती है, जिससे लड़कों को अपने माता से ज़्यादा प्रेम होता है। पिता से भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पिता से कम प्रेम होता है। बच्चों का माता, जो लड़के होते हैं उनका माता के तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, और ये काम करता है ओडिपस ग्रंथि। लड़के का अपने माँ के प्रति प्रेम और पिता से जलना, ये जलना गलत बात है। पिता से कौन जलता है भाई, पिता हमको चला रहे हैं, हमको फाइनेंशियली सब तरीके, ये पढ़ने, ये जो भी चीज़ें पहने वहने हैं, सारा कुछ पिता ही ने तो दिया है। ये चीज़ें गलत है। माँ से अधिक प्रेम होता है, लेकिन पिता से भी होता है, जलन नहीं होता है। माँ से अधिक प्रेम होता है लड़कों से, क्यों? क्योंकि उनमें ओडिपस ग्रंथि है। अब जितने लड़के आपने ओडिपस ग्रंथि है, इसलिए आपको अपने माँ से ज़्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। लड़कियों में जो होता है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि होता है, और ये इलेक्ट्रा ग्रंथि जब होगी तो लड़की को अपने पिता के प्रति प्रेम होगी, माँ से जलन होगी। ये जलन वाली चीज़ें हम काट देंगे, इन्होंने वो बताया, हम नहीं बता रहे हैं। हाँ, लड़की के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जिससे अपनी माँ के प्रति अपने पिता के प्रति ज़्यादा होती है। इसीलिए जो लड़कियां हैं वो पापा की परी होती हैं, और जो लड़के हैं उनमें ओडिपस ग्रंथि होती है, इसलिए वो जो लड़के होते हैं वो माँ के मगरमच्छ होते हैं, लेकिन जलन वाली नहीं। हाँ ठीक है, तुम लड़की हो, तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि है, तुम पापा की परी हो, लेकिन हमारे अंदर भी ओडिपस ग्रंथि है, हम जो है माँ के मगरमच्छ हैं। ठीक, बहुत अच्छा। एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो। अब देखिए आगे इन्होंने मनोलैंगिक विकास की तरफ ही भी दिया कि ये चीज़ें होती हैं। अब हम इसको अगले जो मनोलैंगिक विकास है इसको हम आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना रहने देते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप इसको एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्लाइड थी, आपको मज़ा तो ज़रूर आया होगा, और मज़ा आया है तो आप लाइक करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा हमने आपको आज ये कंटेंट दिया है। तो एक बार ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि हमने ऐसे ही बहुत सारे आपके लिए कंटेंट डेली लेके आएंगे। आपको यूपी टेस्ट पास करा के छोड़ेंगे। जो भी ये यूपी टेट है, देखिए यूपी टेट जो भी है ये हम लोग आपको पास करा के छोड़ेंगे। आपको कम से कम 120 प्लस लाना होगा। कितने में? 150 में। कोई भी सवाल है आप डायरेक्ट पूछेंगे, हम लोग उसका डायरेक्ट जवाब आपको देंगे, क्योंकि हम लोग आप ही के लोग के लिए बैठे हैं। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।